हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे बाल विकास के बारे में, जिसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया था? पेस्टोलॉजी के द्वारा। इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था और उसकी एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। ठीक है, किसने की थी? पेस्टोलॉजी ने। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके जन्मदाता स्टीनले हॉल थे। ठीक है, अब ये आता है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की है, इसके जन्मदाता कौन थे? तो स्टीनले हॉल इसके जन्मदाता थे और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुई थी। इन्होंने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था की शुरुआत की थी। किसने की थी? स्टैनले हॉल ने इसकी शुरुआत की थी। तो इनके जो ये पॉइंट है, इन्हें आप याद रखना। न्यूयॉर्क में 1887 में सबसे पहले बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था। अभी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था। कब किया गया था? 1887 में। तो फ्रेंड्स, आप ये याद रखना कि इसके एक एक पॉइंट में आपको कम से कम दो क्वेश्चन है, तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझना। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1930 से। देखिए, अभिवृद्धि विकास में क्या अंतर है, उन्हें हम जानेंगे। देखिए, अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, अभिवृद्धि संकुचित अर्थ है, जिसे जो अभिवृद्धि को संकुचित अर्थ में लिया जाता है, जबकि विकास को व्यापक अर्थ में। देखिए, अभिवृद्धि क्या होती है? जैसे कि शरीर का बाहरी बॉडी होती है, जिसका एक जो उसकी विकास की सीमा होती है, वो मतलब सबकी एक फिक्स रहती है। ठीक है, कि लड़कियों की इतनी आयु में ये हो, मतलब उसके साथ इतनी आयु की होगी तो उसका ये होगा, इतनी एज तक उसकी हाइट बढ़नी है, उसके बाद ये 15, 16, 17 साल के बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, या जो भी है सब उनकी एक लिमिट हो रहती है। ठीक है, जबकि विकास की कोई लिमिट नहीं होती। विकास पूरी बॉडी में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सारे जो पक्ष हैं वो सब विकास के अंतर्गत ही आते हैं। और मनुष्य जब तक जिंदा रहता है, उसकी बॉडी का विकास होता रहता है। ठीक है, अभिवृद्धि का जो संकुचित अर्थ में लिया जाता है, जबकि विकास को व्यापक अर्थ में लिया जाता है। अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा है? बाह्य स्वरूप है, और विकास का स्वरूप बाह्य और आंतरिक दोनों तरह के, क्योंकि विकास अंदर बाहरी विकास भी होता है और आंतरिक विकास भी होता है। ठीक है, अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, जैसे कि अभी आपको बताया था, और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। केवल आकार बढ़ने से संबंधित होती है और ये संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित होता है। अभिवृद्धि को सीधे नापा तौला जा सकता है, जबकि विकास को सीधे मापना संभव नहीं है। ठीक है, विकास को अपन सीधे नहीं नाप सकते हैं कि विकास कितना हुआ है, ये नहीं। विकास ओनली अपन किसी से बातचीत करके या उसके अनुभव से, उसी से वो होता है, लेकिन विकास को अपन नाप तो नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन है, क्योंकि इसी से नवीन योग्यताएं, क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, बस आप इसकी इस लाइन को याद रख लेना। विकास एक परिवर्तन है। कौन कह रहा है? गैसेल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे गैसेल नाम है ना, तो आप गैस कर लीजिए, विकास एक परिवर्तन है। विकास का नाम क्या है? परिवर्तन है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसे याद कर लेना। दूसरी डेफिनेशन है ब्रूनर की। ब्रूनर कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, ब्रूनर सिखा रहे हैं और गैसेल क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भ अवस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वता अवस्था तक होने वाला विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बर्क किस पे बर्क किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? बर्क गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कुछ इन पॉइंटों को आप ऐसे ना, पूरी डेफिनेशन तो कहाँ इतनी जल्दी याद होती है, तो आप बस
इसमें से आप इन पॉइंटों को लीजिए कि वर्क किस पे वर्क कर रहे हैं, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ब्रूनर कुछ सिखा रहे हैं और गैसर क्या कर रहे हैं, परिवर्तन। श्रीमती हार्लॉक कहती हैं कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन को 4 भागों में बांटा है। किसने बांटा है, हार्लॉक ने। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय, ठीक है। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भ अवस्था से उसकी मृत्यु तक चलती है और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। देखिए विकास के नियम। विकास के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है समान प्रतिमान का नियम। पहला कौन सा है, समान प्रतिमान का नियम। विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्रमबद्धता का नियम या निश्चित श्रृंखला का नियम। विकास क्रम के अनुसार होता है, ठीक है। विकास ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म के बाद में सीधा किशोर हो जाए या किशोर ना होकर सीधा वृद्धावस्था हो जाए या किशोर से फिर बचपन हो जाए, ऐसा नहीं होता। सीधा विकास क्रम से क्रम होता है, ठीक है। पहले बच्चे का जन्म के बाद में फिर उसकी बाल्य अवस्था, फिर सारी किशोरावस्था, इस तरह से क्रम के अनुसार चलता है। तीसरा है सतत विकास का नियम या निरंतरता का नियम। विकास जीवन पर्यंत रहता है। तो देखिए विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ऐसा नहीं एक अवस्था के बाद ही खत्म हो जाए। जब तक जीवन रहता है उसमें विकास होता रहता है उसमें। परस्पर संबंध का नियम। विकास के चारों पक्ष शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन घनिष्ठ संबंध शारीरिक व मानसिक होता है, ठीक है। विकास केवल एक ही पक्ष में नहीं होगा, विकास सभी पक्षों को लेकर चलेगा। विकास शरीर के साथ साथ उसका मानसिक भी होता है और विशेषकर उसका शरीर और मानसिक का संबंध घनिष्ठ होता है, ठीक है। जैसे युवा अवस्था में जब व्यक्ति के शरीर का विकास होता है तो साथ में ही उस समय सबसे ज़्यादा विकास उसके दिमाग में उसमें सबसे ज़्यादा विचार लेने की क्षमता और सबका विकास उसके दिमाग में उस समय हो जाता है कि वो बच्चा उस समय समझ जाता है कि मुझे कौन सा डिसीजन सही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस समय उस लेने वो परिपक्व हो जाता है उस समय। सामान्य से विशिष्ट की ओर किया गया नियम। देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम, इसके अंतर्गत क्या है, जैसे शिशु पहले सामान्य क्रिया करता है, बाद में कुछ विशिष्ट क्रिया करता है। तो अपना 5वां नियम कौन सा हो गया, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम। निश्चित दिशा का नियम, इसके अंतर्गत देखिए मस्तकामुखी नियम, जिसमें विकास हमेशा सिर के पैर की ओर होता है। कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर विकास होता है। जैसे सिर, धड़, हाथ, पैर, ठीक है। पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का होता है, हाथ का होता है और पैरों का होता है। इस तरह से फिर क्या कहलाता है, ये मस्तकामुखी नियम कहलाता है। दूसरा है निकट दूरी नियम, निकट दूर का नियम। विकास केंद्र से सिरों की ओर अर्थात अंदर से बाहर की ओर होता है। जैसे कि हथेलियों से उंगली और उंगलियों से अंगूठा, ठीक है। हथेलियों से उंगली और उंगली से अंगूठा, तो इस तरह से अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। जन्म से कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, तो कोई मंद बुद्धि का होता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम इसके अंतर्गत ये है कि कोई भी बालक ऐसा नहीं कि सब एक से हो। कोई बालक बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा तो कोई सामान्य बुद्धि का होगा, कोई मंद बुद्धि का होगा। विकास की गति में भिन्नता का नियम, जैसे कि देखिए प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से, सामान्य बुद्धि के बालक का विकास सामान्य गति से और मंद बुद्धि बालक का विकास मंद गति से होता है, ठीक है। अंतःक्रिया का नियम देखकर, इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखकर सुनकर अनुकरण से सीखना, ठीक है। पहले देखना, उसे समझना, सुनना, फिर देखना कि जैसे बच्चे हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बोलना नहीं जानते, लेकिन सामने वाला जैसे कोई बोलता है, अब जैसे अपने जो हिंदी बोलने वाले बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो हिंदी में कुछ बोल रहे हैं तो उनका अनुकरण करके वो हिंदी बोलना सीख जाते हैं। उन्हें कोई सिखा नहीं रहा, वो ओनली अनुकरण कर रहे हैं,
ठीक है, खड़े होना, चलना, बोलना। इसी तरह से जो सिंधी बच्चे होते हैं वो अपने घर वालों को देखते हैं कि ये कुछ उसमें बोल रहे हैं तो वो उनका अनुकरण करके उस भाषा को सीख जाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं के, और जैसे सब अनुकरण करके देखकर सुनकर पक्षियों के बच्चे हमेशा उड़ना सीखेंगे, मगर जो जलचर होते हैं उनके बच्चे तैरना सीखेंगे पानी में। तो सब कैसे देखकर सुनकर अनुकरण से ही सीखते हैं। तो इसे क्या कहलाते हैं, अंतःक्रिया का नियम कहलाता है ये। वर्तुलाकार नियम, इसके अंतर्गत क्या होता है कि विकास केवल लंबाई में ना होकर अर्थात रेखीय ना होकर चारों ओर होता है, ठीक है। ग्यारहवां है परिवर्तन का नियम। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, ये नहीं कि अब बच्चा या कोई एक ही अवस्था में हो, अवस्था बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। 12वां है पूर्व अनुमान, पूर्व कथन, भविष्यवाणी का नियम, ठीक है। 13वां देखते हैं विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसमें। विकास प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। तो देखिए विकास में प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। बचपन का जो सुख अलग होता है तो जवानी का कुछ अलग ही होता है, बुढ़ापे का कुछ अलग ही होता है। सब अवस्था में सुख की डेफिनेशन अलग अलग होती है। प्रारंभिक विकास परिवर्ती बाद वाला विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रतिफल होता है, ठीक है। किसके अनुसार है, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण, ठीक है। जैसे उसका वंशानुक्रम होगा, वंश होगा, और वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तो डेफिनेशन किसने दी है, वुडवर्थ ने। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला है वंशानुक्रम। यह विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। देखिए वंशानुक्रम यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। बालक को अपने माता पिता पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भधान के समय प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिक कहते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम के सिद्धांत, बीजामैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा है, बीजामैन के जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण रहता है। देखिए वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम क्या है, पहला है समानता का नियम, दूसरा भिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यगमन का नियम। देखिए समानता के नियम में क्या होता है कि जैसा माता पिता वैसी संतान। कभी कभी आपने देखा होगा कि माता पिता होते हैं उनकी संतान वैसी होती है, जैसे गोरे गोरे माता पिता हैं, उनका कलर साफ है तो बच्चे भी वैसे होंगे। किसी किसी के तो फीचर्स भी बिल्कुल अपने मम्मी पापा से मिलते हुए होते हैं, है ना। तो उसे बोलते हैं समानता का नियम। भिन्नता के नियम में क्या होता है, जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान। कभी कभी होता है कि पेरेंट्स दोनों गोरे हैं या काले हैं या उनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं या लंबे हैं लेकिन उनके बच्चे इतने लंबे नहीं होते या इतने गोरे नहीं होते, मतलब उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इसी तरह से देखिए प्रत्यागमन का नियम, जैसे माता पिता उनके ठीक विपरीत। और प्रत्यागमन के नियम में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से बिल्कुल ही विपरीत, मतलब बिल्कुल विपरीत होते हैं। वो बच्चे अपने माता पिता पे ना जाके फैमिली में, चाहे माँ की फैमिली में या फादर की फैमिली में, किसी पे भी चले जाते हैं। जैसे माता पिता ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, ज़्यादा लंबे हैं लेकिन उनका साइज़ मतलब लंबाई में कम रह जाते हैं, या उनका कलर में ले लो, ठीक है ना, या उनकी सोच में, या माता पिता इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चा एकदम मंदबुद्धि है। तो क्या होता है उनसे ठीक बिल्कुल विपरीत ही हो जाते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम, प्रत्यागमन का नियम। अब जानेंगे हम वातावरण के बारे में। तो देखिए वातावरण यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे प्रमुख कारक है, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक क्या है, वातावरण। पहला क्या था, वंशानुक्रम। तो इनके नाम आप याद रखना। देखिए वातावरण का पर्यायवाची है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि धन आवरण,
ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है, ढकने वाला। आवरण का अर्थ क्या होता है, ढकने वाला, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। ठीक है। देखिए रॉस ने वातावरण की डेफिनेशन दी है कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र है। ठीक है। कैसा है, बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र है। तो अगर ये आप बस इसे याद रख लेना, उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र किसने बताया है, रॉस ने, वातावरण के बारे में। ठीक है। अब हम जानेंगे वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में क्या होता है कि परिवार अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन होता है। कहते हैं ना कि बच्चा पहली शिक्षा अपनी माँ से, अपने परिवार से ही लेता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। फ्रॉवेल के अनुसार, फ्रॉवेल क्या कहता है, फ्रॉवेल के अनुसार देखेंगे। देखिए माताएं आदर्श अध्यापिका होती हैं तथा परिवार के द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होती है। ठीक है। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, पेस्टोलॉजी कहते हैं कि परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय है। तो आप इन डेफिनेशनों को जरूर याद रखना। इनके लिए देखिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि माताओं को आदर्श अध्यापिका किसने माना है, फ्रॉवेल ने। ठीक है। फ्रॉवेल, बेल माने अच्छा, आदर्श, आदर्श कौन मानना है, फ्रॉवेल मानना है। और पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, सीखने का सर्वोत्तम स्थान है, क्या है, परिवार। ठीक है। परिवार के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति। देखिए अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर आर्थिक स्थिति होगी तो बच्चे का ध्यान मतलब अपने घर के उसी में रहेगा। बच्चा हो सकता है आर्थिक स्थिति के तनाव, आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चा मतलब अपराधों में भी मतलब घिर जाता है, चोरी करना, भीख मांगना, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी गलत आदतें बच्चों में आ जाती हैं। तो एक मेन कारण क्या बताया है, आर्थिक स्थिति का भी बताया है बच्चे के विकास को प्रभावित करने का। दूसरा है माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन। और दूसरा देखिए अगर बच्चे के सामने उसके माता पिता में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता। बच्चा एक तरह से बच्चा बिल्कुल वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना। तो बच्चे को क्या है, बच्चे का नेचर भी ऐसा हो जाता है, वो भी लड़ाकू बन जाता है, या फिर वो अपने आप में खोया रहता है, उसे ना पढ़ाई में कुछ उसका होता नहीं, बच्चा तनावपूर्ण स्थिति में हो जाता है। तो ये भी एक मेन कारण है। तीसरा है माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। और तीसरा कारण माना है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। जैसे दो बच्चों में बेटा बेटी है, अगर माता पिता एक बच्चे को ज़्यादा अच्छा वो दे रहे हैं, रेस्पॉन्स दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, तो उस बच्चे में भी एक मतलब इसकी भावना हो जाती है कि मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, या भैया को भी ज़्यादा देते हैं, बहन को ज़्यादा करते हैं उसमें। तो उससे भी बच्चे के व्यवहार को बहुत बड़ा बच्चे के विकास में बहुत बड़ा ये कारण माना गया है। पांचवा कारण है माता पिता का अत्यधिक ममता व लाड़ प्यार। अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक ममता व लाड़ प्यार दोनों ही बहुत बड़े कारक हैं बच्चे को बिगाड़ने में। ठीक है ना। कहते हैं ना अति हर चीज़ की बेकार है, चाहे वो ज़्यादा हो या बहुत कम हो, हमेशा। तो अत्यधिक ममता में भी क्या होता है, बच्चा लाड़ प्यार में बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। बच्चा बहुत सारी गलत आदतें सीख लेता है, उस पर समय समय पर उस पर मतलब कंट्रोल नहीं होता बच्चे को। बच्चों की हर जिद को पूरी करने में बच्चा कैसा हो जाता है, जिद्दी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर वो चीज़ उसको अगर वो चाह रहा है उस समय अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो बच्चा का नेचर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा कुछ भी गलत कर सकता है। तो ये भी एक मुख्य कारण माना गया है। कठोर अनुशासन व नियंत्रण। कठोर अनुशासन नियंत्रण भी बहुत बड़ा कारक है। और जन्म क्रम, अगर बच्चे का जन्म प्री मैच्योर बेबी, जैसे कि आपने सुना होगा, बच्चे का जन्म अगर जन्म अवधि से पहले हो जाता है तो उस बच्चे का जो मानसिक विकास है वो पूर्णतः एक नॉर्मल बच्चे की तुलना में पूर्णतः नहीं हो पाता, जिसकी बच्चे का पूरे जीवन काल में इसकी परेशानी होती है, उसका पूरा विकास हो नहीं पाता है, जिससे बच्चा शिक्षा में भी पीछे रह जाता है अपने में।
और देखते हैं। देखिए, विद्यालयी वातावरण औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन विद्यालय है, जिसके अंतर्गत शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फ्रॉवेल कहते हैं कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। ठीक है, शिक्षक को माली किसने बताया है? फ्रॉवेल ने बताया है। फ्रॉवेल कहते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता किसने बताया है? फ्रॉवेल ने बताया है। देखिए, फ्रॉवेल क्या कहते हैं? फ्रॉवेल ने जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर 1837 में सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना की थी। किंडरगार्टन की स्थापना किसने की थी? फ्रॉवेल ने की थी। ठीक है, स्थापना कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया था। विद्यालय के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम जानेंगे कि विद्यालय के अंदर कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है विद्यालय का भौतिक वातावरण। ठीक है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो देखिए, पहला कारण क्या बताया है? विद्यालय का भौतिक वातावरण। अगर विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है, जो विद्यालय के जो कक्ष है, ठीक है ना, जो तो वो अगर खुले हुए नहीं है, बंद कमरे हैं, हवा का अच्छी तरह से उसमें व्यवस्थित अच्छा मतलब हवा का अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं की गई है, अच्छी तरह खिड़कियों का नहीं है, अंधेरा है, उसमें सूर्य के उसमें लाइट नहीं है, ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी एक बच्चे पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, बच्चे के जैसे स्कूलों में ना विद्यालय के अंतर्गत जो विद्यालय कक्ष होते हैं वो बड़े बड़े खुले हवादार ऐसे होने चाहिए, जिससे कि बच्चे को पॉजिटिविटी मिले उन्हें। तो मेन कारण एक तो बताया भौतिक वातावरण। दूसरा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। देखिए, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसका मेन कारण है। अनुचित शिक्षण विधि। अनुचित शिक्षण विधि नहीं है, वही पुरानी विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे उसमें बोर हो जाते हैं, बच्चे अच्छी तरह उत्साह अपना दिखा नहीं पाते हैं। तो ये भी एक मेन कारण बताया है। शिक्षक द्वारा बालक की खुली निंदा। बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना। बालक के सामने बालक की बुराई करना भी बालक के विकास को बहुत बड़ा, फिर बालक क्या समझता है कि हाँ मुझ में ये बुराइयां हैं, जब भी शिक्षक मेरी ये बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चा अच्छा प्रयास करता है तो उसके प्रयास की सराहना करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पहला है आस पड़ोस व मित्र साथी। तो देखिए, एक अच्छे विकास के लिए अच्छा पड़ोस का और अच्छे मित्र साथी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आस पड़ोस आपका अच्छा नहीं है, सारे दिन वहाँ गाली गलौज, ठीक है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का माहौल रहता है, तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चे के अंदर भी बुरी आदतों का प्रवेश होगा और बच्चा भी उन्हीं आदतों में पड़ जाएगा। और यही मित्रों के साथ है, एक अच्छे मित्र के साथ बच्चे का अच्छा विकास होता है, जबकि गलत मित्र के साथ बच्चे का इतना विकास नहीं हो पाता। बच्चे को संगति बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। दूसरा देखेंगे अंधविश्वास व कुरीतियाँ। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के अंतर्गत। तीसरा है पूर्वाग्रह। चौथा देखिए, इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, सीधे क्वेश्चनों में इनके यही पूछेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, अंधविश्वास व कुरीतियाँ हैं, पूर्वाग्रह है, समुदाय, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान आदि सब बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बच्चे के विकास के लिए जो समाज है उसका होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत भाषा, गाली गलौज वाली भाषा आप बोलोगे तो बच्चा, क्योंकि बच्चे का पहला पाठशाला, पहला जो विद्यालय है वो उसका परिवार होता है। ठीक है ना, तो बच्चा वहीं से सबसे पहले वहाँ से सीखता है। तो अगर आप गलत भाषा का प्रयोग करोगे तो बच्चा वही भाषा सीखेगा। रहन सहन का बहुत प्रभाव पड़ता है कि उसके घर में सबका रहन सहन कैसा है, खान पान, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान भी बहुत आवश्यक है। चौथा देखिए भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण में देखिए जैसे जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्थ के जो लोग होते हैं वो वहाँ की जलवायु का एकदम बहुत प्रभाव पड़ता है। नॉर्थ के लोग एकदम, उनका कलर एकदम साफ होता है, और जो साउथ के होते हैं उनका कलर एकदम काला होता है। ऐसे कहीं के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ऐसे दिमाग पे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना,
मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत फ्रेंड्स देखिए, अभिप्रेरणा व पुनर्वलन। बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है कि आप उसे समय समय पर उसे पुनर्वलन देते रहें, उसे अभिप्रेरित करते रहें काम के लिए। निर्देश व परामर्श, उसे अच्छे निर्देश व परामर्श समय समय पर मिलना बहुत, अगर अच्छे निर्देश अच्छे परामर्श मिलते हैं तो बच्चे के विकास को एक गति मिलती है। प्रेम व सहानुभूति का व्यवहार। हम बच्चों से लड़ झगड़ कर या डांट कर या पनिश करके उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकते। बच्चा करेगा लेकिन मन से नहीं करेगा तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे के साथ हम प्रेम सहानुभूति इसका अगर व्यवहार करेंगे तो बच्चा उसी काम को अच्छे मन से और अच्छे लगन से करेगा, जिससे कि उसका विकास और भी अच्छा होगा। जनसंचार का माध्यम। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंचार का माध्यम, जिसमें कि रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल। ये बच्चे के विकास को गति देने में जितने तीव्र हैं, इनके द्वारा बच्चे का विकास जितनी तीव्र गति से हो सकता है उतना ही उनका विकास में सबसे बड़े कारण भी यही है। ठीक है, अगर बच्चों को सही समय पर सही सलाह नहीं दी जाए कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो बच्चे इनसे ये मान लीजिए कि अपना जीवन पूरी तरह से नष्ट कर भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परिपक्वता एवं अधिगम। देखिए, सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड गैसल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अर्नोल्ड गैसल के द्वारा किया गया था। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम व वातावरण के बाद महत्वपूर्ण स्थान परिपक्वता एवं अधिगम का होता है। परिपक्वता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, ऐसे हम आगे समझ। देखिए, जबकि अधिगम पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, जबकि परिपक्वता पर अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे आप याद रखना कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, जबकि परिपक्वता पर अधिगम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम का प्रतिफल है।